This अगर conference will आपका जो now be कोर्सेज है recorded. लॉकडाउन पीरियड में ही अगर कंप्लीट हो जाता है तो लॉकडाउन पीरियड में ही आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो यही सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वेबिनार अरेंज होगा। 1 से 2 दिन में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा खुश न्यूज है कि आप लोगों का जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे आईसी का पूरा कामकाज चल रहा है और आईसी आप लोगों को इसी कंडीशन में जॉब भी देने के लिए रेडी है। तो ओके आप लोग सर। अपने तरफ से इस चीज को लेकर टेंशन मत लेना। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, श्रुति, सारे लोग सुन रहे हो? चलो, अब हमें बताओ कि पेरोल का क्या कंडीशन है। आप लोगों ने पेरोल कितना दूर तक किया है? सब कुछ हो गया ना? कुछ डिफिकल्टीज हुआ? ये हमें बताओ। सर वो जब पेमेंट करने के टाइम पे ना वो जो ऑटोफिल ऑप्शन में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी का जो लिस्ट आता है वहां नहीं आ रहा है। वहां पे हाँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी का जो ये है मतलब एडिशनल विंडो, वो वहां पे हेड ऑफिस कोई ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी शो कर रहा है। मैं एक हेड नहीं 2 ऑफिस कंपनी क्रिएट करके की। आप 10 कंपनी भी क्रिएट करोगे उसमें वही मिस्टेक होगा, क्योंकि आप सेम मिस्टेक किए हो। वो क्या मिस्टेक है देख लो। पेरोल इन्फो में जाकर जब आपने एम्प्लॉय कैटेगरी बनाया ना, पेरोल इन्फो पे जाकर जब आपने एम्प्लॉय कैटेगरी बनाया हेड ऑफिस, तो उसमें Yes, आपने एलोकेट रेवेन्यू आइटम तो यस कर दिया, नॉन रेवेन्यू आइटम को यस नहीं किया। यस सर, वो करना था। ये नॉन रेवेन्यू आइटम को यस करोगे तो नहीं काम होगा, हेड ऑफिस वहां शो नहीं करेगा। यही सी मिस्टेक आपका हुआ है। इसको यस कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके सर, यस सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, क्योंकि ये एलोकेट रेवेन्यू आइटम का मतलब होता है सिर्फ रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को एलोकेट करना, जो पीएल का आइटम है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम लोग सैलरी पेबल, पीए पेबल, ईएसआई पेबल, ये जो पेबल है ये तो लाइबिलिटी है ना। ये लाइबिलिटी तो पीएल का आइटम नहीं है, ये लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट का आइटम है। तो बैलेंस शीट का आइटम को भी हम लोग यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं, इसलिए वहां पे एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को यस करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। इसके कारण से चलो, ये तो रहा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी लोग, विश्वजीत, गौरिक, कुंदन, कुछ प्रॉब्लम ना? सब कुछ हो गया? ओके नहीं सर, अब तक जितना देखा है कंप्लीट कर लिया मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। सर सिर्फ 26 डेज का वही सर प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत बार ट्राई किया था सर, नया कंपनी भी बनाया था तब भी हो रहा है। 26 डेज वाला आपका भी प्रॉब्लम कर रहा है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रणय, प्रतीक, राहुल, आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट? हाँ सर, मेरा कंप्लीट हो गया सर। कंप्लीट हो गया? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखो, यहाँ से सर मेरा आप लोगों को एक, यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस हुआ और यहाँ पे मुझे भी एक कॉन्फिडेंट हुआ कि पेरोल जैसा टॉपिक भी आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस करके सीख लिया। क्योंकि पेरोल का क्लासेस अगर हम लाइव नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आता है, क्योंकि पेरोल में समझाना पड़ता है। पेरोल एक एकदम टोटली नया चीज है। वो ना ही आई स्टॉक आइटम है, ना ही जर्नल एंट्री है, तो एक नया चीज है। तो इसका प्रोग्राम जो है वो बहुत लेंदी है, प्रोसेस जो है बहुत लेंदी है। तो उसको सही से नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर काम नहीं होगा। तो ये चीज भी आप लोगों ने पूरा कंप्लीट किया, इसका मतलब है आप लोगों को सब कुछ ठीक ठाक क्लियर समझ में आया है, राइट? रिंकी, श्रुति, श्वेता, आप लोगों का क्या हाल चाल है? हो गया मेरा। सर हो गया मेरा भी। आपका भी हो गया, वेरी गुड। श्वेता, रिंकी, सर आपका मेरा साउंड हुआ नहीं आ नहीं रहा है। गया, कर लेंगे। हाँ हो गया मेरा तो।
नहीं हुआ मैडम, थोड़ा सा बताएंगे? साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए। घर में क्राइसिस, थोड़ा सा सिचुएशन अलग है इसी वजह से। अच्छा, घर का सिचुएशन अलग है, ठीक है बाबू। एक ही चीज बोलेंगे हम कि घर का सिचुएशन हम जानते हैं, फैमिली को लेकर बहुत सारा इश्यूज हो सकता है, सारे का ही, आपका भी हमारा भी। तो एकदम है कि फैमिली के साथ हो आप तो सब कुछ को देखना पड़ेगा, बट किसी भी तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? नहीं तो ये चीज भूल जाओगे, ठीक है? चलो, किसी भी समय हाँ सर, प्रैक्टिस करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? कॉल कर लेना या फिर हमसे पूछ लेना कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ किसी भी तरह प्रॉब्लम होता है तो। चलो, सो चलो, पेरोल कंप्लीट हो गया, पेरोल हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद मैं एक दो चीज पेरोल में और ऐड करना चाहता हूँ। जैसा आप लोग पेरोल का असाइनमेंट देखोगे, तो पेरोल का असाइनमेंट में आप लोग देखोगे और भी एक दो चीज बाकी था। जैसे आप लोगों को वहां पे बोला जनरेट पीएफ एंड ईएसआई चालान, जनरेट पे स्लिप, जनरेट पेमेंट एडवाइस। तो ये सारा चीज जो जनरेट करने का मतलब एक्चुअल में रिपोर्ट देखने का, ये हमने आप लोगों को लास्ट डे नहीं करवाया था, क्योंकि ये सारा कुछ करवाने के बाद बहुत लेंथी क्लास हो जाता और आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाता। इसी के लिए हमने बोला चलो एंट्री तो करो फिर हम दिखाएंगे। तो चलो हम एंट्री में आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, जो आपने किया है वो सारा चीज को एक बार रिवीजन करवा देते हैं, और रिवीजन करवाने के बाद हम आप लोगों को वो सारा चीज भी दिखा देते हैं। चलो, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग के एंट्री नंबर 1 में बोला आप लोगों को ओपन दी कंपनी एंड पास दी फॉलोइंग एंट्रीज। तो ये सारा एंट्रीज को पास करना है। अब ABCD करके एंट्री दिया आप लोगों को, ABCD करके एंट्री दिया है। अब ये जो ABCD करके एंट्री दिया है, इसमें हम लोगों को एकदम सीरियली काम करते रहना है और हमारा एंट्री को कंप्लीट करना है। जहां पे सबसे पहले हम लोग को बोला है कि कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है, थोड़ा सा अटेंडेंस मार्क कर दो, क्योंकि सैलरी बनाने से पहले अटेंडेंस तो जानना होगा, कौन कितना दिन प्रेजेंट है क्या है, तब तो सैलरी की एंट्री करेंगे। तो उसके लिए हमने एक अटेंडेंस एंट्री पास किया। पास अटेंडेंस एंट्री फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, all the employees are present except Shweta who present 27 days। तो क्योंकि अक्टूबर मंथ है, 31 डेज का मंथ है, और श्वेता 27 डेज प्रेजेंट है, मतलब 4 दिन वो एब्सेंट है। तो 4 दिन एब्सेंट होने के लिए हमने उसका एब्सेंट मार्क कर दिया। 4 दिन एब्सेंट होने के लिए हमने उसका एब्सेंट मार्क कर दिया। फिर बोला गया कि चलो जैसा आपने एब्सेंट मार्क किया है, ये सारा चीज सैलरी में आता है, तो उसी तरह से ओवर टाइम भी मार्क कर दो, क्योंकि ये सारा भी सैलरी का हमारा पार्ट है। तो फिर हमने जाकर के एंट्री नंबर बी में जो बोला है पास दी ओवर टाइम एंट्री, पास दी ओवर टाइम, पास दी अटेंडेंस एंट्री फॉर ओवर टाइम, दानिश एंड श्वेता वर्क 5 hours and 3 hours respectively। दानिश एंड श्वेता वर्क्स 5 hours and 3 hours respectively। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे जाकर दानिश को 5 hours दे दिया और श्वेता को 3 hours दे दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज दिखाना है आप लोगों को, वो चीज कभी कभी यूज में आ सकता है, कि यहाँ पे जो भी ओवर टाइम दिया है वो आवर्स में दिया है। यहाँ पे जो भी ओवर टाइम दिया है वो आवर्स में दिया है। अगर किसी का ओवर टाइम आवर्स में देता, किसी का ओवर टाइम मंथ में देता, वीक मिनट्स में देता, या सबका ओवर टाइम वीक्स में देता, तो आप क्या करते हो? सबका ओवर टाइम अगर वीक्स में देता तो आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल बोला संतोष पाठक, संतोष पाठक जो है वो 150 मिनट्स ओवर टाइम किया है। संतोष पाठक जो है वो 150 मिनट्स ओवर टाइम किया है। तो फिर आप उसका एंट्री कैसे मार्क करोगे? 150 मिनट्स का ओवर टाइम। तो आपने बोला चलो हमने संतोष पाठक ले लिया, ओवर टाइम ले लिया, ओवर टाइम में जाने के बाद बोला 150। तो 150 देने के बाद जब एंटर करोगे तो वो 150 आवर्स ले लेगा। 150 देकर के जब एंटर करोगे तो 150 आवर्स ले लेगा, मिनट्स नहीं लेगा। तो 150 आवर्स देने का मतलब 150 आवर्स का पैसा दे देगा, तब तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर करना क्या है? तो इसमें करना ये होगा कि 150 जब लिखोगे आप लोग, 150 देकर एंटर करोगे, जब आवाज आएगा तो वहां पे लिखोगे MINS, मिनट्स जो आपने क्रिएट किया है वो MINS क्रिएट करके एंटर करोगे, तो देखो फिर वो मिनट्स में लेगा उसको। तो फिर वो 150 मिनट्स लेगा, और 150 मिनट्स लेने के बाद वो फिर हमें
2 hours 30 minutes दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को जैसा मैन्युफैक्चरिंग में दिखाया था कि केजी और ग्राम का कंसेप्ट, वैसे ही हमने जाकर के यहाँ पे आप लोगों को आवर्स और मिनट का कंसेप्ट दिखाया कि ये 2 एम्प्लॉय तो हमारा आवर्स में किया है तो आवर्स का डिटेल दे दिया, बट संतोष पाठक जो है वो भी आवर्स में किया है बट उसका डिटेल जो है वो मिनट्स में दे दिया। कैसे दे दिया? 150 मिनट्स, 150 मिनट्स दे दिया। तो जब वहां पे 150 मिनट्स दिया है तो 150 मिनट्स आप मार्क कैसे करोगे? तो 150 देकर आप यहाँ पे बोलोगे MINS 150 मिनट्स। तो जैसे आप एंटर करोगे वो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? तो इसको मैंने हटाकर सेव कर दिया। ये दोनों एंट्री को करने के बाद, ये दोनों एंट्री को करने के बाद एक इंपॉर्टेंट एंट्री पे हम लोग चले गए जहां पे सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री करना है। सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री करने के समय आप डायरेक्टली सैलरी पेड भी कर सकते हो कैश के थ्रू, डायरेक्टली सैलरी पेड भी कर सकते हो बैंक के थ्रू, और पेबल भी दिखा सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को इस तरह का काम करना है। तो सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री करने के लिए जो प्रोसेस लगेगा मैं फिर से बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाने के बाद हमने बोला 31 दिसंबर, यहाँ पे जाकर सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री करना है तो हमने बोला ऑल्ट ए करने के बाद सैलरी का प्रोसेसिंग करना है तो आपने यहाँ पे ले लिया सैलरी। सैलरी लेने के बाद आपने बोला 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का सैलरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो ले लिया। हेड ऑफिस, यहाँ पे हेड ऑफिस तभी आएगा जब एलोकेट रेवेन्यू आइटम के साथ साथ एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को भी यस करोगे। तो हेड ऑफिस आ गया, ऑल आइटम आ गया, नेम या नंबर हो गया। अब जब यहाँ पे जाकर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे कैश होगा तो कैश पेमेंट, बैंक होगा तो बैंक पेमेंट, और अगर ड्यू एंट्री होगा तो सैलरी पेबल लेकर के आप लोग एंट्री करोगे। सैलरी पेबल लेकर आप लोग एंट्री करोगे तो फिर वहां पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं मार्क किया तो नहीं आया, तो जस्ट मैंने एक बार वो चीज को रिप्लाई करके दिखाया कि कैसे हम लोग सैलरी का प्रोसेसिंग एंट्री को पास करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाकर आप लोगों को बोला पास दी एंट्री। सबसे पहले हमने बोला अटेंडेंस एंट्री फॉर एब्सेंट, अटेंडेंस एंट्री फॉर ओवर टाइम। उसके बाद बोला पास दी सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री फॉर ऑल द एम्प्लॉइज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड पास नहीं, यहाँ पे सिर्फ सैलरी एंड पेड इंसेंटिव टू दिस डिजीज। तो सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री का प्रोसेस मैंने फिर से दिखा दिया आप लोगों को। ये करना है, ऑटोफिल के थ्रू करना है, और इंसेंटिव वाला जो एंट्री है वो इंसेंटिव वाला एंट्री आप लोगों को मैनुअली करना है। यहाँ पे जाके सैलरी पेबल लेना है, सैलरी पेबल लेकर हेड ऑफिस, फिर एम्प्लॉय दानिश, एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं? इंसेंटिव दे रहे, 2000 रुपए इंसेंटिव। फिर श्वेता को 2000 रुपए इंसेंटिव देकर हम लोग सेव कर देंगे। तो ये सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री हो गया। सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री के बाद आ जाएगा पीएफ। पीएफ में आने के बाद हम लोग जैसा सैलरी का प्रोसेसिंग किए ऑल्ट ए करके, वैसे ही हम लोग पीएफ का प्रोसेसिंग करेंगे, वैसे ही हम लोग ईएसआई का प्रोसेसिंग करेंगे। तो सैलरी प्रोसेसिंग, पीएफ प्रोसेसिंग, ईएसआई प्रोसेसिंग सेम प्रोसेस के थ्रू होगा। सैलरी प्रोसेसिंग के समय सैलरी पेबल ले लेंगे, पीएफ प्रोसेसिंग के समय पीएफ पेबल ले लेंगे, और ईएसआई प्रोसेसिंग के समय ईएसआई पेबल ले लेंगे। इसके बाद एक और प्रोसेसिंग एंट्री बच जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एडमिन चार्जेस, ये अदर चार्जेस। तो अदर चार्जेस का जो प्रोसेसिंग एंट्री है उसको मैंने बताया था आप लोगों को कि जर्नल के थ्रू जाके करना है। तो जर्नल में जाने के बाद आप लोगों को करना है कंट्रोल ओ। बाकी सारे का जो प्रोसेसिंग एंट्री है वो है ऑल्ट ए, बट अदर चार्जेस का जो प्रोसेसिंग एंट्री है वो है कंट्रोल ओ के थ्रू। तो कंट्रोल ओ के थ्रू जाकर के आप लोगों को इस तरह से एंट्री करना है। तो इस तरह से एंट्री करने के बाद आप लोगों का काम हो जाएगा। होने के बाद ये सारा प्रोसेसिंग एंट्री करने के बाद अब 1 बाय 1 करके आप पेमेंट करो, 1 बाय 1 करके आप पेमेंट करो। तो पेमेंट करने में भी आप लोगों को वैसे ही जाना होगा, पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद आप बोलोगे ऑल्ट ए करने के बाद सैलरी पेबल, सैलरी पेमेंट के समय सैलरी, पीएफ पेमेंट के समय पीएफ चालान, ईएसआई पेमेंट के समय ईएसआई चालान। तो सैलरी ले लिया हमने 1/12, 31/12 ऐसे ही कर रहे हैं हम। 31/12 का डेट दे दिया हमने। देने के बाद यहाँ पे ले लिया हमने 31/12 का डेट दे दिया मैंने। 31/12 डेट देने के बाद बोला यहाँ पे
हेड ऑफिस लेने के बाद ऑल आइटम, सैलरी पेबल से पेमेंट हो रहा हमारा बैंक, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं बट हम जस्ट बता रहे हैं आप लोगों को। तो इस तरह से जाकर हम लोग हर एक का सैलरी का पेमेंट, पीएफ का पेमेंट और ईएसआई का पेमेंट कर देंगे। तो जब सैलरी का पेमेंट, पीएफ का पेमेंट, ईएसआई का पेमेंट कर दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पेमेंट आप लोगों को उसी तरह से कर देना है, ऑल्ट ए करके, जो होगा हमारा प्रोफेशनल टैक्स, जो असाइनमेंट में नहीं दिया है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों का जो एंट्री है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एंट्री करने के समय एक दो चीज हम लोगों को जानना है, जो चीज को समझो। सबसे पहला चीज हमारा है सैलरी का पेमेंट। कंपनी जो एम्प्लॉय को सैलरी देता है, कंपनी जो एम्प्लॉय को सैलरी देता है वो कैसे देता है? कैश में देता है, चेक में देता है, ड्राफ्ट में देता है, क्या प्रोसेस हो सकता है बताओ आप लोग? सर चेक। चेक, चलो ठीक है, चेक में दे सकता है। और क्या क्या हो सकता है? बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर हो सकता है। तो बेसिकली 3 तरह का प्रोसेस हो सकता है। एक, नंबर 1, कैश पेमेंट। तो जो कंपनी अपना एम्प्लॉय को सैलरी कैश में देता है, मतलब समझ लो कि वो कंपनी जेन्युइन काम नहीं करता है, वो कंपनी जेन्युइनली सैलरी पेड नहीं कर रहा है, तो वो कंपनी आपका अच्छा कंपनी नहीं है। तो जो कंपनी आपको कैश में सैलरी दे रहा है, मतलब वो आप गवर्नमेंट से सब कुछ छुपा रहा है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। अब बच गया चेक। तो बहुत सारा कंपनीज होता है जो एम्प्लॉय को चेक में भी देता है, और बहुत सारा कंपनीज होता है जो चेक वेक का झंझट नहीं रखता है। मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनी होता है, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी जो पेमेंट करता है सैलरी, वो बैंक ट्रांसफर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट बैंकिंग ट्रांसफर, जिसको हम लोग बोलते हैं एनईएफटी, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो बैंक टू बैंक अगर कोई भी पैसा ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एनईएफटी, नेट बैंकिंग। तो ये नेट बैंकिंग ट्रांसफर का सिस्टम क्या है समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आईसीए, तो आईसीए का कंपनी का अपना एक अकाउंट है एक्सिस बैंक में फॉर एग्जाम्पल। देन जितना एम्प्लॉय आईसीए में ज्वाइन करता है, हर एक का एक सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक में आईसीए ओपन करवा देता है। हर एक का एक सैलरी अकाउंट ओपन करवा देता है। सैलरी अकाउंट इज जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, बट सैलरी अकाउंट में कुछ ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि वो बल्क में ओपन करवाया जाता है। एक कंपनी में 2000 एम्प्लॉय है तो 2000 एम्प्लॉय का अकाउंट मिल गया एक्सिस बैंक को, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, जैसे जीरो बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें 2000, 3000, 5000 रुपया हर समय रखना पड़ेगा, बट सैलरी अकाउंट होगा तो उसमें कोई भी पैसा नहीं रखना पड़ेगा, आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जीरो अकाउंट बोलते हो उसको। तो इट इज जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, पहली बात। दूसरी बात है कि फंड ट्रांसफर कैसे होता है। तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी का खुद का अपना एक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, और जितने सारे एम्प्लॉय हैं, सारे एम्प्लॉय का एक्सिस बैंक में आईसीए ने अकाउंट ओपन करवा दिया है। अब जब सैलरी पेमेंट का समय आता है ना, तो बैंक को बोलता है कि आप हमारा अकाउंट में से ये एम्प्लॉय के अकाउंट में इतना इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, तो हो जाता है वो। अब बैंक को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा एम्प्लॉय को इस मंथ में सैलरी देना है, कौन से एम्प्लॉय को कितना देना है, फुल सैलरी देना है ना कुछ डिडक्शन हुआ? तो सबसे पहला, बैंक को जब तक कंपनी परमिशन नहीं देगा सैलरी देने का, देगा नहीं बैंक, तो परमिशन देगा कैसे? तो परमिशन देने के लिए ना एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट एडवाइस। देखो अगर लास्ट डे वाला असाइनमेंट है आप लोगों के पास, तो आप लोग एकदम लास्ट 3 पॉइंट को देखो, वहां पे देखो बोला है जनरेट पेमेंट एडवाइस। अगर आप लोग असाइनमेंट देख रहे हो तो वहां पे देखो एक चीज लिख कर दिया है, जनरेट पेमेंट एडवाइस। तो पेमेंट एडवाइस आप कहां से जनरेट करोगे? पेमेंट एडवाइस आप कहां से जनरेट करोगे? तो पेमेंट एडवाइस जो है वो जनरेट करोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी जो है आप पेमेंट एडवाइस जनरेट करोगे।
तो ये पेमेंट एडवाइस कैसे जनरेट करोगे देख लो आप लोग, अगर लिखना है तो लिख लो हाउ टू जनरेट पेमेंट एडवाइस, हाउ टू जनरेट पेमेंट एडवाइस। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करो। हाँ चलो कंटिन्यू। सो पेमेंट एडवाइस जनरेट करने का प्रोसेस ये होगा कि जब आप सैलरी का पेमेंट एंट्री पास करोगे टैली पे, जब आप सैलरी का पेमेंट एंट्री पास करोगे टैली पे, उसी समय आप पेमेंट एडवाइस जनरेट कर सकते हो। तो ये आपने जो सैलरी का पेमेंट एंट्री पास किया, पेमेंट एंट्री पास करने के समय आप जब नरेशन पे जा देते हो या फिर आप यहाँ पे जब फंड ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे आप चेक ट्रांसफर नहीं लोगे, यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफर ले सकते हो। बैंक ट्रांसफर लेने के बाद ई फंड ट्रांसफर ले सकते हो। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है? 100 तो ये अकाउंट नंबर दे सकते हो, आईएफएससी कोड दे सकते हो, बैंक का नेम दे सकते हो। देने के बाद आप यहाँ पे जाकर बताओगे कौन से बैंक से ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद आप प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे जाके आप बोलोगे ऑल्ट पी फॉर प्रिंट आउट। ऑल पी फॉर प्रिंट आउट करने के बाद डायरेक्टली प्रिंट आउट नहीं करोगे, एन प्रेस करके नो कर दोगे। प्रिंट पेमेंट एडवाइस, क्या आप पेमेंट एडवाइस प्रिंट करना चाहते हो? यस। देन कौन सा डेट में प्रिंट आउट हो रहा है? तो 111 में पेमेंट हुआ है तो 111 का डेट दे दो। 111 का डेट देने के बाद फ्रेश पेज फॉर ईच बैंक एलोकेशन, हर एक एम्प्लॉय के लिए फ्रेश पेज या एक ही पेज करने के बाद ये सारा कुछ को दे करके जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो देखो एक पेमेंट एडवाइस जनरेट हो जाएगा। ऑल जेड फॉर जूम, इसको देखने के लिए ऑल जेड फॉर जूम करोगे तो देखो ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस दे दिया आपका, पेमेंट एडवाइस, डेट ऑफ नवंबर, ये हो गया। डियर सर मैडम प्लीज फाइंड बिलो द पेमेंट डिटेल्स ऑफ दिस डिजीज। तो यहाँ पे जो पेमेंट एडवाइस जनरेट हुआ है ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है कि कितना अमाउंट पेड करना है, 71,367। बट जब आप लोग रजिस्टर्ड टैली पे काम करोगे ना तो इसके साथ साथ हर एक एम्प्लॉय का नाम आएगा, हर एक एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और किसको कितना ब्रेकअप देना है वो भी आ जाएगा। तो ये पेमेंट एडवाइस जो है वो 2 कॉपी 3 कॉपी आप लोग प्रिंट आउट लोगे। ये पेमेंट एडवाइस 2 कॉपी 3 कॉपी आप लोग प्रिंट आउट लोगे और प्रिंट आउट लेने के बाद आप लोग इसको बैंक लेकर जाओगे। पहले तो आपके कंपनी में जो फाइनेंस हेड है, जो फाइनेंस वगैरह देखता है, अकाउंट्स हेड, फाइनेंस हेड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी का सील करेगा और अपना सिग्नेचर करेगा। जब तक
कंपनी ऑथराइज नहीं करेगा तब तक तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा ना। तो ये आप जाकर के यहाँ पे सील और सिग्नेचर करके बैंक में भेजोगे। फिर राइट हैंड साइड में जो रिसीवर सिग्नेचर है वहां पे बैंक में जो पर्सन है वो इसमें बैंक का सिग्नेचर करेगा और बैंक का सील करेगा, और एक कॉपी अपने पास रख लेगा देखने के लिए कि किसको कितना ट्रांसफर करना है, और एक कॉपी आपको रिटर्न कर देगा कि ये मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि आपको बैंक पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से जाके आप लोग पेमेंट एडवाइस जनरेट कर सकते हो। तो ऑल पी फॉर प्रिंट आउट करोगे, ऑल पी फॉर प्रिंट आउट करने के बाद देन यहाँ पे पेमेंट एडवाइस यस करोगे, डेट ऑफ एंट्री दे दोगे कौन से डेट में हो रहा है, ये करने के बाद जब इंटर करोगे तो पेमेंट एडवाइस जनरेट हो जाएगा। ऑल सेट फॉर जूम। ठीक है, समझ में आ गया पेमेंट एडवाइस कैसे होगा? यस सर। हाँ, तो ये पेमेंट एडवाइस जो है ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में आता है। पेमेंट एडवाइस हो गया, सैलरी पेमेंट हो गया। अब आप जा रहे हो पीएफ का पेमेंट करने, अब आप जा रहे हो पीएफ का पेमेंट करने। तो पीएफ का पेमेंट आप कहाँ पीएफ डिपार्टमेंट में करोगे? नहीं, पीएफ डिपार्टमेंट बहुत सारा बैंक को ऑथराइज करके रखा है, आप बैंक में पेमेंट करो उसके पास चला जाएगा, बेसिकली एसबीआई। तो एसबीआई में जाके आप जैसा एलआईसी का पेमेंट करते हो, एसबीआई में जाकर जैसा आप अदर टैक्सेशन का पेमेंट करते हो, उसी तरह से एसबीआई में जाके आप पीएफ ईएसआई का भी पेमेंट कर सकते हो, पीएफ ईएसआई का भी पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आप लोग जब पीएफ का एंट्री पास कर रहे हो पेमेंट का, तो यहाँ पे आप लोग को लास्ट ट्रांजैक्शन जो लिखा है आप लोगों का, लास्ट से पहले जनरेट पीएफ एंड ईएसआई चलान, वो देखो जनरेट पीएफ एंड ईएसआई चलान। तो जब आप यहाँ पे पीएफ एंट्री पास करोगे ना, तो पीएफ एंट्री पास करने के समय आप लोगों को यहाँ पे जो प्रोवाइड डिटेल्स वगैरह देना है दे दो, नहीं देना है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करने के बाद अब आप लोग आ जाते हो कि यहाँ पे जब आप लोग ये सब कुछ कर लोगे, अब यहाँ से जाकर आप लोग जनरेट पेमेंट एडवाइस जनरेट पीएफ चालान करोगे। यहाँ पे जाकर आप बोलोगे ऑल पी फॉर प्रिंट आउट, ऑल पी फॉर प्रिंट आउट, एन प्रेस करके पहले नो करोगे, एन प्रेस करके नो करोगे, प्रिंट चालान यस, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ अकाउंट कितना है, 5 एम्प्लॉई है तो 5 करके यहाँ पे सब दिखा रहा है, अब इंटर करोगे तो ये पीएफ चालान आ जाएगा। ऑल जेड फॉर जूम। तो ये पीएफ चालान में देखो अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 10, 21, 22 का सारा डिटेल्स है, कंपनी का नाम है, कंपनी का कोड है, एस्टेब्लिशमेंट कोड है, जो हम लोगों ने पीएफ करने के समय, एक्टिवेशन करने के समय दिया था। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका, नीचे में आपका कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, डिपॉजिटर नेम, डिपॉजिटर सिग्नेचर, कितना अमाउंट है, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ये सारा डिटेल्स को लेकर के आप एसबीआई में जाकर सबमिट कर दोगे, क्योंकि एसबीआई में तो सब पेमेंट नहीं करोगे ना, एसबीआई में तो आप अपना कंपनी का डिटेल भी दोगे, कौन सा कंपनी का पेमेंट हो रहा है ये पीएफ, तो 11,750 पेमेंट करोगे और ये सारा डिटेल दे दोगे तो हो जाएगा। तो पीएफ एंट्री का पेमेंट करने के समय पीएफ चालान जनरेट कर लोगे। इन द सेम वे जब ईएसआई पेमेंट करोगे तो ईएसआई पेमेंट करने के समय ऑल पी करोगे तो ईएसआई जनरेट हो जाएगा चालान। अब ईएसआई चालान थोड़ा सा ईएसआई की तरह ही लगेगा, थोड़ा सा रूखा सूखा, तो ये हो गया ईएसआई चालान। तो पीएफ के समय पीएफ चालान, ईएसआई के समय ईएसआई चालान, सैलरी पेमेंट के समय जनरेट पे स्लिप, ये जनरेट पेमेंट एडवाइस, और प्रोफेशनल टैक्स करने के समय पी टैक्स चालान भी करना पड़ेगा, जो आप लोगों को सिलेबस में नहीं दिया है। ये थोड़ा सा उसी तरह से रहने दो, इसको कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने दिखाया आप लोगों को कि किस तरह से जाके क्या क्या हम लोग को जनरेट करना है। तो वहां पे हम लोग को बोला जनरेट पेमेंट एडवाइस, वो पेमेंट एडवाइस जनरेट करके दिखा दिया मैंने। जनरेट पीएफ एंड ईएसआई चालान, तो जनरेट पीएफ और ईएसआई चालान मैंने करके दिखा दिया। अब लास्ट काम हो जाएगा हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जनरेट पे स्लिप। पे स्लिप जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअल में हमारा सैलरी का होता है काम पे स्लिप। तो पे स्लिप कैसे जनरेट करोगे, पे स्लिप कैसे जनरेट करोगे, तो चलो लिखो आप लोग हाउ टू जनरेट पे स्लिप, हाउ टू जनरेट पे स्लिप लिख लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू जनरेट पे स्लिप। चलो देखो, तो पे स्लिप जनरेट करने के लिए आप लोग को जाना है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले,
गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद देखो वहां पे एक ऑप्शंस मिलेगा पेरोल रिपोर्ट। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाकर के पे स्लिप। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाकर के पे स्लिप। पे स्लिप में सिंगल पे स्लिप या मल्टीपल पे स्लिप जो बोलोगे हो जाएगा। ईमेल का नाम पे स्लिप वो भी हो जाएगा। तो आपने बोला सिंगल पे स्लिप। सिंगल पे स्लिप में जाने के बाद जिस एम्प्लॉय का पे स्लिप जनरेट करोगे वो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करो, पे स्लिप आ जाएगा। बट अमाउंट कब आएगा यहाँ पे, जब ऑल्ट F2 करके डेट दोगे। कौन से महीने का पे स्लिप, 1/10 से लेकर 31st 10 का पे स्लिप। तो देखो उसका पे स्लिप जनरेट होकर आ जाएगा। उसका पे स्लिप जनरेट होकर आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पे स्लिप कैसे जनरेट होता है। अब देखो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया था सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय मैनेज फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर। तो जो जो नंबर आपने दिया था वो सारा कुछ आ जाएगा। फिर से देखो कैसे जनरेट होगा पे स्लिप। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद इस पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाने के बाद पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप। अब पे स्लिप में जाके दानिश को लेकर के ऑल्ट F2 जिस मंथ का पे स्लिप जनरेट करोगे उस मंथ का डिटेल देना पड़ेगा आपको। 1/10 to 31st 10 का डिटेल दे दिया आपने। तो देखो दानिश ने ओवर टाइम वगैरह किया तो ओवर टाइम वगैरह भी आ गया। अब ये पे स्लिप को आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो ऑल्ट P फॉर प्रिंट आउट, जैसा आपको बताया गया कि आप प्रिंट आउट ले लो। ऑल Z फॉर जूम। तो देखो यही तो पे स्लिप आता है हमारा। यही तो पे स्लिप लेकर हम लोगों को काम करना पड़ता है। समझ में आया। देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है ग्रॉस सैलरी कितना है, नेट कितना रिडक्शन हुआ है, कितना सैलरी पेबल होगा, ये सारा डिटेल दिया आप लोगों को। तो यही चीज हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, मोहम्मद दानिश। बोलो समझ में आया। पेरोल यस सर। सारा कुछ मैंने रिवीजन करवा दिया। फिर पीएफ, ईएसआई चालान, पेमेंट एडवाइस, पे स्लिप जो पेंडिंग था वो भी करवा दिया हमने। और ये सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। तो ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद पेरोल कंप्लीट। पेरोल कंप्लीट होने का मतलब ऑलमोस्ट टैली कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट डे से हम थोड़ा सा प्रिंटिंग वेंटिंग करा के रिवीजन करवा के टैली को एंड कर देंगे। ठीक है। ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आप लोग जितने सारे स्टूडेंट एट प्रेजेंट हो, एक बात हमें बताओ कि आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज है कोई भी टॉपिक में, जैसा अकाउंटिंग पार्ट में ऑर्डर चालान बिल हो गया, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या जीएसटी हो गया, या टीडीएस हो गया, या पेरोल हो गया, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन करवा दूंगा। प्रॉपर रिवीजन करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो प्रॉपर रिवीजन करवा दूंगा। प्राइस लिस्ट सब करवा देंगे, जो भी है आप लोगों को करवा देंगे हम प्रैक्टिस। अच्छा, आप लोगों का जितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो, और कोई क्लासेस कर रहे हो आप लोग? कोई स्टूडेंट का दूसरा कोई क्लासेस चल रहा है? अगर चल रहा है तो क्या टाइमिंग पे चल रहा है? गौरिक यस Yes. सर। क्या क्लास? सर अभी जीएसटी हाँ सर, निकला अभी है सर, सर बट सर टाइमिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, जो कर रहे हो क्लास, गौरिक क्या हाँ टाइम पे कर जीएसटी रहे हो? चल रहा है सर मेरा। वो कितने सर बजे? वो टीटीएस 11 से, टीटीएस जो है 11 से कल के दिन, 12:30 आज तक। के दिन में नहीं? नहीं चलो आज ठीक है। के और दिन नहीं, एमडब्ल्यूएफ नहीं है, टीटीएस है सर। और क्या क्लास कर रहे हो कोई? यस सर, मैं कर रहा हूँ क्या क्लास, कितने बजे? सर। जीएसटी कर रहा हूँ टीटीएस में 11 to 12:30। और ठीक है, 11 एमडब्ल्यू एमडब्ल्यूएफ नहीं है तो बस ठीक है। एमडब्ल्यू और कोई कुछ एमडब्ल्यू सर, एमडब्ल्यू में डीटी है 2 बजे से DT 3:30। अच्छा 2 2 बजे से, बजे ठीक है। चलो
ठीक है, और कोई? यस सर, जीएसटी एडवांस अकाउंट टीटीएस में ही है और एमडब्ल्यूएफ में डीटी है 2 बजे से। चलो ठीक है। अगर ये जो 10 बजे मैं क्लास करवाता हूँ, अगर ये 11 बजे क्लास करवाऊंगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? नो सर। नो। अगर ये 10 बजे वाला No, क्लास मैं 11 बजे से करवाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम होगा? सर जीएसटी क्लास होता है। जीएसटी क्लास किसका? श्वेता का क्लास है? यस सर, कितने बजे? सर 11 बजे से। अच्छा, वही मैं पूछ रहा था कि किसका क्या क्लास है। ठीक है, श्वेता का क्लास है। ठीक है, चलो जैसा रहेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आज का क्लासेस यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोग पेरोल को प्लीज जिसने प्रैक्टिस नहीं किया कंप्लीट कर लो। और दूसरी बात कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पेरोल एक बार पूरा रिवीजन कर लेना। अब आप लोगों का काम यह है कि आप लोग अकाउंटिंग पार्ट का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अकाउंटिंग पार्ट का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो अकाउंटिंग पार्ट का प्रैक्टिस मतलब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ऑर्डर, चालान, बिल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा चीज का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा के टैली कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके तो सर। आज सर यहाँ पे हाँ बोलो। স্যার একটা কথা স্যার বলছি আপনার কি গো